नमस्कार दोस्तों, मैं रॉबिन शर्मा। आप है मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए। हाल में आप देख सकते हैं, अमेरिका कह रहा है कि भारत किसी से भी तेल खरीद सकता है, लेकिन रूस से तेल नहीं खरीद सकता है। आप आगे देखिए, ये कौन बोल रहे हैं? अमेरिका के जो ऊर्जा मंत्री है क्रिस राइट, उन्होंने ये बात कही है कि भारत किसी से भी तेल खरीदे, लेकिन रूस से तेल ना खरीदे। हम भारत को कोई सजा नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं यूक्रेन जंग को, जो यूक्रेन जंग है उसको समाप्त करना चाहते हैं। ये कहा है ऊर्जा मंत्री ने, क्रिस राइट ने। ठीक है। अब आप देखिए भारत को ये किस तरीके से, किस हद तक लोग आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जो ट्रम्प आए थे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, वो कहते थे कि F-35 ले लो। ठीक है। भारत ने नहीं लिया। फिर बोला इन्होंने नॉन वेज मिल्क ले लो। भारत ने नहीं लिया। फिर बोला कि मक्का ले लो, जो जो मक्का है, जो जेनेटिक मॉडिफाई वाली, वो ले लो। लेकिन भारत ने ये भी नहीं लिया। अब आप देखिए। ठीक है। अगर इस तरीके से अगर भारत को ये अगर दबाने की कोशिश करेंगे, ट्रम्प ऐसा काम कर रहे हैं, ना तो ये व्यापार के लिए सही है, ना तो धर्म के लिए सही है। नॉन वेज मिल्क खरीदते हैं तो हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म वाले लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि हिंदू धर्म में देवी देवताओं पर मिल्क चढ़ाया जाता है। और एम जीएमओ जीएमओ जो जेनेटिक मॉडिफाई जो फसलें हैं, अगर उसको खरीदते हैं तो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम लोगों के साथ में होगी। आप देखिए, ये आप देखिए, ये आप न्यूज़ में आप दिखा रहे हैं, ये ऊर्जा मंत्री हैं। आप उनकी न्यूज़ देखिए। ठीक है। ये कहते हैं कि आप दुनिया के किसी भी देश से आप तेल खरीद सकते हैं, पर रूस से नहीं खरीद सकते हैं। अमेरिका भी बेचता बेचता है तेल। ठीक है। अब अमेरिका जो तेल बेचता है वो सबसे महंगा तेल होता है, और रूस का जो तेल पड़ता है वो सस्ता पड़ता है जाके। तो जहाँ पे अगर जिस इंसान को जिस जगह सस्ता माल मिलेगा, वो वहाँ पे खरीदे जाके। अमेरिका क्यों खरीदेगा जाके? ठीक है। हम भारत को सजा नहीं देना चाहते, बल्कि युद्ध खत्म करना चाहते हैं। ये युद्ध करना खत्म करने चाहते हैं। आप इनकी देखिए। ठीक है। ये रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर ट्रम्प ने लगाया टैरिफ। उसी तेल से बने डीजल खरीद रहा है यूक्रेन। आप सोचिए, यूक्रेन हमसे तेल खरीद रहा है, यानी कि भारत से यूक्रेन डीजल खरीद रहा है सबसे ज़्यादा। अब आप सोचिए, और ये कहते हैं कि आप रूस रूस से आप तेल ना खरीदें। जो क्रूड ऑयल है, जो हमारे यहाँ से सबसे जो सस्ता पड़ता है, वो रूस से सस्ता पड़ता है। और वही वही अमेरिका जो यूरोपियन यूनियन है, वो वही तेल को लेता है। वही यूक्रेन ले रहा है। ठीक है। अब आप देखिए, ट्रम्प ने लगाई थी 2 महीने पहले की खबर है कि 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था। ठीक है। और इसके बाद पहले तो 25% टैरिफ लगाया था, फिर इसने एडिशनल 25% और टैरिफ लगाया। ठीक है। क्यों क्यों लगाया? इसकी मंशा क्या थी? ठीक है। F-35 ले लो। ठीक है। मिल्क ले लो, जो वेज नॉन वेज मिल्क है उसको ले लो। इसके बाद उन्होंने मंशा चली आके कि मक्का ले लो, जीएमओ जो फसल है उसको ले लो, जेनेटिक मॉडिफाई वाली। लेकिन भारत ने इन सबको नहीं लिया, क्योंकि जानते थे अगर भारत अगर इन सब पे एग्री होता है तो भारत में दंगे दंगे होने लगेंगे, भारत में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। भारत भी समझदार है, ऐसा बात थोड़ी नहीं है। तो आप बोले 27 अगस्त को ये लागू हो चुका है 50%। ठीक है। अब टैरिफ टैरिफ जब लगता है तो लगने के बाद में होता क्या है? टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क टैक्स होता है। जब किसी बॉर्डर पे अगर कोई माल आता है तो उस पर टैक्स वसूला जाता है। तो बॉर्डर टैक्स देते हैं, विदेश से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। इससे घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। टैरिफ से सरकार की इनकम भी बढ़ती है। इसका मकसद घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और देसी उद्योगों की सुरक्षा करना होता है। अगर विदेशी माल अगर भारत में ज़्यादा आ जाएगा, तो हमारे जो उद्योग हैं, छोटे मोटे जो उद्योग हैं या बड़े उद्योग हैं, उनको उनको प्रभावित कर देंगे। इसीलिए हम लोग टैक्स लगाते हैं, ताकि ज़्यादा टैक्स लगेगा तो वो ज़्यादा माल महंगा बिकेगा। जब महंगा माल बिकेगा तो वहाँ की जो जनता है, ठीक है, वो खरीदेगी नहीं, कम खरीदेगी। और हमारे जो लोकल जो मैन्युफैक्चरर है, वो सस्ते में माल प्रोवाइड करेगी और उनकी सेल ज़्यादा होगी। ट्रम्प के जो सलाहकार हैं, यूक्रेन जंग को मोदी वॉर बता चुके हैं। ये है ट्रम्प के सलाहकार, इनका नाम है पीटर नवारो। ठीक है। ये बोल चुके हैं कि ये मोदी वॉर है। रूसी तेल खरीद से बढ़ रहे हैं, ये मतलब ये सौदे चाहते हैं। सौद के मतलब आके सौदा कर ले। ठीक है। अमेरिका अमेरिका भारत से सौदा कर ले इन सब चीज़ों पे, और हम इनको टैरिफ मुक्त कर दें या टैरिफ कम कर दें। ये सब चीज़ सोच रहे हैं। सौदा किस पे? F-35 नॉन वेज मिल गया, जी।
फसल पे, इन सब पे सौदा कर ले, लेकिन भारत ये करने को तैयार नहीं है। इनका F-35 फाइटर जेट जो था, ये 5 साल में 9 बार नहीं, यानी कि 10 बार बल्कि बल खराब हो चुका है। आप ये देखिए, लिस्ट देखिए, ये देखो 2020 में अमेरिका में खराब हुआ F-35 ए है, 2020 में कैलिफोर्निया में F-35B, ठीक है। ये देखो 2021 में भूमध्य सागर में F-35B, ठीक। ये 2022 में साउथ कोरिया, ठीक है। ये आप देखिए साउथ चाइना सी में, ठीक। ये अमेरिका में, ये अब 2022 में देखिए टेक्सास अमेरिका में, 2022 में कैलिफोर्निया में, ये साउथ कोरिया में, और इसके बाद 2025 में अगर देखिए तो ये अलास्का में भी हुआ था, ठीक है। और इसके बाद भारत में भी हुआ जाके, भारत का एक पोर्ट है वहाँ पे, ये केरल के पास में, वहाँ पे ये उतरा था, इमरजेंसी इसकी लैंडिंग हुई थी जाके, और कम से कम 38 दिन तक वो यहाँ पे भारत में खड़ा रहा था। वो ब्रिटेन ने खरीदा था F-35 फाइटर जेट, अमेरिका वाला ब्रिटेन ने परचेज किया था, ब्रिटेन वाला फाइटर जेट केरला में खड़ा रहा जाके। ये आप देखिए, ये अब मतलब ट्रम्प मक्का बेचना चाहते हैं। अब जो जीन होते हैं, मतलब GMO जो फसल होती है, इनसे क्या प्रॉब्लम होती है हम लोगों को, आखिर हम लोग क्यों नहीं लेना चाहते हैं? अब उनका कारण देखिए, जो GMO फसल होती है वो जीन बदलकर तैयार होती है। फसल के जीन को बदलकर उसमें नए गुण जोड़े जाते हैं। फसल की पैदावारी बढ़ती है, लेकिन कीड़ों और रोगों से बचाव होता है। फसल पर्यावरण या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। मतलब ये खाते हैं, खाने से हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है, जो जेनेटिक मॉडिफाई जो फसलें होती हैं, ठीक है। ऐसी फसलों में कीड़ों से लड़ने की ताकत होती है, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, और ना ही इसमें सूखे से बचने की क्षमता होती है। मतलब सूखे से भी मतलब बच जाते हैं ये, मतलब अगर पानी कम भी हो तब भी चल जाता है, कम पानी में और उर्वरक कम हो तब भी ये काम चल जाता है, ठीक है। बीजों पर कार्बोरेट कंपनियों का नियंत्रण बढ़ जाता है, ठीक है। अगर पारंपरिक खेती अगर देखी जाए, जब अगर हम लोग जैसे पारंपरिक खेती लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं, और अगर इन फसलों को करने लगेंगे तो इनकी फसल बर्बाद हो जाती है, इनकी ज़मीन बर्बाद हो जाती है उस जगह की, ठीक है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखे दें तो बीटी कपास होता है, और गोल्डन राइस होता है, और जो सोयाबीन होता है, ये जो है जो जेनेटिक मॉडिफाई फसलें हैं, ठीक है, इन फसलों को। तो इसीलिए भारत नहीं ले रहा है, क्योंकि पता है अगर इनको लेंगे तो दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। अब दूसरी बात सोचिए, नॉन वेज जो मिल्क है, अब नॉन वेज जो मिल्क हो, गायों का मांस का चारा होता है उसको खिलाते हैं, और इसके मैड काउ डिजीज जैसी बीमारियां मतलब पैदा होती हैं, ठीक है। बीमारियों में गाय के मस्तिष्क में छेद हो जाता है, ठीक। आप देखिए गाय के बाद दूसरे जानवर में भी ये फैलता है, और ये पहली बार जब 1995 में, जब ये जो नॉन वेज मिल्क है, पहली बार में 1995 में इंसान की इस बीमारी से मौत हो गई थी, समझे। अगर ये दूध अगर खाते हैं तो इससे बीमारियां भी पैदा होती हैं, इसीलिए ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। और दूसरी बात, अपने मान लो जो हिंदू धर्म है, जो मतलब है, जे मांस वाला जो दूध मतलब नहीं खाते हम लोग, देवी देवताओं को चढ़ाते हैं उन दूध को, अगर ये वाला दूध अगर उनको चढ़ाएंगे तो ये सही नहीं है, ठीक है। ये लोग, सरकार भी जानती है, अगर ये सब करेंगे तो दिक्कतें खड़ी हो जाएगी, सनातन धर्म इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें ब्रिटेन में अब तक अगर देखिए जाए 200 लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग, महामारी के दौरान ब्रिटेन में लाखों गाय मार दी गई थी, इसी कारण मारी गई थी कि यही चीज़, इसीलिए मतलब अमेरिका चाहता था कि ये मतलब दूध इंडिया में आए, लेकिन भारत इसको अलाउ नहीं कर रहा है। अब आप देखिए, हमारे रूस बोला है कि हमारे कच्चे तेल का कोई विकल्प नहीं है। जब इन्होंने 50% भारत पर जब टैरिफ लगाया था, तो भारत ने क्या रूस ने क्या कहा, रूस ने हम लोगों को 5% और छूट दे दी जब उन्होंने 50% टैरिफ लगाया था। तो अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा जो हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वो कहाँ से करते हैं? रशिया से, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि सस्ता पड़ता है, ठीक है। और जो ऑयल है, ठीक है, जो ऑयल है वो रूस से हमें सस्ता भी पड़ता है, और अमेरिका जो हमें अमेरिका से भी हम लोग लेते हैं ऑयल को, वो हमें महंगा पड़ता है, लेकिन लेना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है, ठीक। इसलिए तभी इन्होंने 5% की हमें छूट और दे दी थी उसी टाइम पे। तो आप देखिए, अगर ये लिस्ट आप देखो, सबसे पहले हम रूस से लेते हैं, जिसमें अगर
पूरा अगर हमारा जो तेल इंपोर्ट जो होता है, सारा तेल इंपोर्ट उसका 37% तो हम रूस से परचेस करते हैं, इराक से करते हैं, सऊदी अरब से करते हैं, यूएई से करते हैं, अमेरिका, नाइजीरिया, अंगोला, कुवैत, ब्राज़ील, ईरान, इन सबसे हम लोग तेल परचेस करते हैं। ठीक है? हम पहले ईरान से भी तेल परचेस ज़्यादा करते थे, लेकिन क्या कारण रहे हैं वो हम आगे बताएंगे। जो हम लोग ईरान से भी तेल पहले परचेस करते थे, अब कम कर दिया है। ठीक, और सबसे सस्ता पड़ता है, हमें रूस से सबसे सस्ता पड़ता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा। और अगर देखा जाए तो रूस का सबसे ज़्यादा जो तेल तेल को जो खरीदता है वो चाइना खरीदता है, सेकंड नंबर पे भारत खरीदता है। ठीक है, दो ही देश है जो मतलब उसको युद्ध में चाहे कह लो मदद करना और चाहे कह लो हम लोगों को सस्ता तेल मिल रहा है। तो ये सब कारण है, आप देखिए इनको। ठीक है, भारत में अगर पेट्रोलियम का अगर मुनाफा देखा जाए एक साल में 1326% बढ़ चुका है। ये कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। ठीक है, ये भारत की कंपनियां हैं और भारत में काम कर रही हैं। इंडियन ऑयल कंपनी है, भारत पेट्रोलियम कंपनी है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी है। इन सब का अगर देखा जाए, ठीक है, और ये सस्ती रूसी तेल से भारतीय तेल कंपनियों का मुनाफा होता है। 2020 में अगर देखा जाए, जब हम लोग रूस से परचेज करते थे, तब हम लोग 2020 में 1.7% तेल रूस से आयात करते थे। लेकिन अगर 2025 में अगर देखा जाए, जैसा कि हमने आपको दिखाया था, करीब करीब 37% के लमसम में हम लोग अब परचेस करने लगे, और जब 2020 में परचेस करते थे 1.7% करते थे। ठीक, ये सब रहा जाके। और 2022-23 में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का कुल मुनाफा 3,400 करोड़ रुपए था। 23-24 में अगर देखा जाए तो सरकारी कंपनियों का मुनाफा 25 गुना बढ़ गया था। तीनों ने मिलकर 86,000 करोड़ रुपए कमाए थे। ठीक, तीनों कंपनियां, इन तीनों की बात करें, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक, तो अब जो 24 और 25 में आके मुनाफा थोड़ा कम हुआ, 33,402 करोड़ रुपए मतलब अब तक कमाए हैं, मुनाफा किए हैं। अब यूरोप और अमेरिका, ठीक, ये सब का क्या चाहते हैं कि भारत रूस से तेल ना खरीदे। क्यों ना खरीदे? क्यों ना खरीदे? तुम भी तो खरीद रहे हो, तुम क्या कम हो? अमेरिका है, ठीक है, भारत को नसीहत देता है कि रूस के साथ व्यापार नहीं करना चाहिए, लेकिन दोनों खुद रूस से अरबों यूरो की खरीद कर रहे हैं। अब वो कैसे कर रहे हैं आगे देखिए आप। ठीक, भारत ने जब जवाब लिखा था, तो जवाब ये लिखा था, भारत ने जवाब दिया था इसके बारे में, और ये जवाब दिया था कि अमेरिका भी परचेज करता है रूस से। ठीक है, अब और यूरोपियन यूनियन भी परचेज करता है। ठीक है, तो जब इस चीज़ को ट्रम्प से बोला गया, तो ट्रम्प ने कहा है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, अगर अगर ऐसा कुछ होगा तो हम इसकी जांच करेंगे। भारत ने क्या बयान दिया था? भारत ने बयान दिया था कि अमेरिका अब भी रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड और खाद केमिकल मंगा रहा है। और इसके बाद जो यूरोपियन यूनियन है, ये गैस परचेज करता है। ये गैस परचेज करता है। और भारत में जो रूस से तेल हम लोग भारत में मंगाते हैं, और भारत में जो तेल हम लोग जो जामनगर जो रिफाइनरी है, उसमें क्या होता है, जामनगर रिफाइनरी में ये रिफाइन होके उसी माल को हम लोग तैयार करके यूरोपियन यूनियन को बेच देते थे। ठीक है, जैसा कि हमने आपको दिखाया था यूक्रेन में, यूक्रेन को हमने क्या दिखाया था, डीजल सबसे ज़्यादा हमसे भारत से खरीदता है, भारत से डीजल सबसे ज़्यादा खरीदता है। हम्म, तो ये क्या है? भारत को परेशानी तो करना है, भारत को दबाना ही तो है, इनकी मंशा क्या है आखिर? ये आप देखिए। हैं? ये आप देखिए, एक जो अगर सबसे ज़्यादा अगर जो ऑयल सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा जो ऑयल है वो वेनेजुएला के पास है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास में है। और ये वेनेजुएला साउथ अमेरिका में, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पास में ये पड़ता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? सबसे ज़्यादा है। इसको भी अमेरिका ने दिक्कत खड़ी कर दी है, इससे भी अमेरिका ने दिक्कत खड़ी कर दी है। अब वेनेजुएला से हम तेल ना खरीदे हैं, ईरान से तेल ना खरीदे हैं, ईरान के आगे तुमने परमाणु बम जो परमाणु हथियार थे उसको तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, वहां से बना कर दिया कि उस जगह पे कोई भी हम लोग मतलब भारत तेल परचेज ना करें। हम्म? वहाँ का उसका जो चाबार पोर्ट है, ठीक है, जो चाबार पोर्ट है उसको मना किया गया। हम्म? ये आप देखिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति ट्रम्प को चुनौती देते और गिरफ्तारी करने की धमकी दी थी
कि अगर इसको पकड़ते तो अमेरिका ने $50 बिलियन का इनाम रखा था, अगर इसको पकड़ लेते हैं। ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति है, निकोलस मादुरो नाम इनका है? ये चीज़ है। अमेरिका अब ईरान देखो, वेनेजुएला है, ईरान है, अमेरिका से इनकी टसल चली रही, वेनेजुएला से इनकी टसल चली रही है? ईरान से। अमेरिका का भारत की 4 ऑयल एक्सपोर्ट कंपनियों पर बैन लगा दिए गए। देखो, ये खबर है, ये खबर कब की है? 7 महीने पहले की, 25 फरवरी 2025 की ये खबर आ रही है? जिसमें मतलब अमेरिका ने ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योग से जुड़ाव के आरोप में 16 कंपनियों को प्रतिबंधित किया गया। इनमें 4 भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। ये अमेरिकी वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार प्रतिबंधित कंपनियां बताई जाती हैं। देखो, 4 कंपनियां पहले करी। 31 जुलाई को इन्होंने क्या किया? 6 कंपनियों को और बैन कर दिया जाके, है? ये देखो कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं, सब मतलब बेदिमाग है, बिल्कुल पागल है, बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए। अगर ये आप देखिए, है? रूस, रूस में तो आपको पता ही है, रूस और यूक्रेन कब से चल रहा है, लगातार कंटिन्यू चल रहा है। चल क्यों रहा है? एक ही बात पे चल रहा है? अमेरिका रूस चाहता है कि नाटो की सेना रूस के बॉर्डर पे ना आए, इतना ही तो चाह रहा था, है? लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? धीरे 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 उसके मेंबर बढ़ाते चले जा रहे हो। अब तो देखा जाएगा 32 मेंबर कर दिए, उसके आसपास कर दिए, लड़ाई की जड़ ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। अब आप देखिए, है? ये आप देखिए, अभी लड़ाई जो चल रही है डोनास के जेपोरोजिया खेरसोन, ये भारत रूस ने कब्जा लिया। और क्रीमिया 2024 में, सॉरी, क्रीमिया 2014 में कब्जा लिया था। ये आप देखिए, अब इनको हमने आपको बताया था, रूस के आसपास पूर्वी यूरोप में नाटो और अमेरिका की सेना यहाँ पे तैनात है। अब यहाँ पे देखिए, ये देखो, ये जो हिस्सा है रूस का, है, रूस का बॉर्डर लगता है। यहाँ पे देखो लातविया है, ठीक है, एस्टोनिया है, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये नाटो के मेंबर हो गए। पोलैंड नाटो के मेंबर हो गया। रोमानिया नाटो का मेंबर हो गया। बुल्गारिया नाटो का मेंबर हो गया। यहाँ पे इनकी नाटो की सेना लगी है। अगर वो अपने एरिया को अगर वो अपने एरिया को ना बचाए तो वो करेगा क्या? ये बताइए, है? सभी अपनी सीमा को सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसीलिए तो वो इतनी तो बात कह रहा था। ये देखो, नाटो अगर, हाँ, एक बात और बता देते हैं, नाटो आखिर है क्या है? जे नाटो का अगर पूरा नाम देखा जाए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका देशों का एक सैन्य गठबंधन है। नाटो की स्थापना के समय अमेरिका समेत 12 देश इसके मेंबर थे। जब नाटो बना था तब इसके 12 सदस्य थे। अब अगर देखा जाए, इसके 32 सदस्य हो गए हैं। इनमें 30 यूरोपीय और 2 नॉर्थ अमेरिका के देश भी इसमें शामिल हैं। इसका मकसद क्या है? मेंबर देशों की रक्षा करना। अगर इसमें नाटो में एक कंडीशन लगी होती है कि अगर किसी भी देश पर अगर कोई भी देश आक्रमण करता है तो नाटो के 32 के 32 देश उस देश पर आक्रमण कर देंगे। ये नाटो के संविधान में कहता है। समझ रहे हैं आप बात को? नाटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक इसके किसी भी सदस्य पर हमले को नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा। समझ रहे? और अगर एक चीज और देखे, इन सब में अगर देखा जाए तो 1952 में तुर्की एक ऐसा देश निकल के आया जो मुसलमान है, वो नाटो का मेंबर है, और कोई नहीं है। ये आप देखिए, जब जब रूस ने क्रीमिया कब्जाया था, ठीक है, 2014 में, तब ये रूस भी G7 का मेंबर था। रूस भी G7 का मेंबर था तब। 2014 से पहले G8 बना हुआ था, लेकिन अब ये G7 रह गया है। 2014 में जब क्रीमिया, यूक्रेन का क्रीमिया कब्जाया था रूस ने, है, तब ये मतलब G7 बन गया जाके, और रूस को उससे बाहर निकाल दिया गया था, G7 ग्रुप से, G8 ग्रुप से, और G7 रह गया था। G7 में अगर मेंबर देखा जाए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका है। इन देशों में खास अगर न्योता देखा जाए तो भारत को भी आता है जब G7 की मीटिंग होती है, ठीक है, और यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, इन सबको बुलाया जाता है। ये मेंबर नहीं है, इनको बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है। दुनिया की जीडीपी का अगर देखा जाए, G7 के 28.4% इनकी दुनिया की जीडीपी है। 1973 में दुनिया भर में तेल का संकट जब पैदा हुआ था, इससे निपटने के लिए 1975 में
अमेरिका, फ्रांस, इटली, वेस्ट जर्मनी और ब्रिटेन के G6 ग्रुप बनाया था। इन लोगों ने G6 ग्रुप बनाया था उस समय 1973 में। ये जब संकट आया तो 75 में ये ग्रुप बनाया था जाके, और 1975 में G6 की पहली समिट हुई थी। अगले साल 1976 में कनाडा भी इसमें ऐड हो गया था, और 1998 में 98 से लेकर 2013 में रूस भी ऐड हो गया था। यानी G6 तो पहले थे ही, 1976 में कनाडा हो गया जाके, और इसके बाद 2013 में मतलब रूस एंट्री हो गई थी, तब ये G8 हो गया था जाके। और इसके बाद 2014 में जैसे ही उनको मतलब 13 में एंट्री हुई, 14 में क्रीमिया कब्जा आया था, इसके बाद उसको निकाल दिया, फिर G7 रह गया जाके, समझ रहे। तो अब अगर वही अगर आयात की दृष्टि देखा जाए तो 33.7% की हिस्सेदारी इसमें रहती है। अगर सन 2000 में G7 के देशों की वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी 40% थी, हालांकि अब इसमें कुछ गिरावट आई है, 12% इसकी गिरावट आ गई है। ठीक है, एक खबर और मतलब चली थी, उसके बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि जब ट्रम्प अलास्का मीटिंग में गए थे, आपने देखा होगा, अलास्का मीटिंग में गए थे, तब इन्होंने क्या कहा था, आप इनकी देखिए। इन्होंने कहा था कि भारत पर टैरिफ लगा, शायद तब पुतिन मीटिंग के लिए माने। ये कब, एक महीने के पहले की खबर है, तब मीटिंग के लिए मारे हैं। तो हर चीज का असर होता है। भारत ने अमेरिका पर 50% टैरिफ लगाया था, इसीलिए तब ये मतलब रूस तैयार हुआ बातचीत करने के लिए, क्योंकि वो तो बातचीत नहीं कर रहा था, इनसे बातचीत नहीं कर रहा था। हैं। अब आप देखिए, ये अलास्का में मीटिंग हुई थी जाके, ठीक है, और अलास्का अगर देखा जाए तो ये अमेरिका और रूस से इनकी अगर दूरी देखी जाए तो लगभग 80 किलोमीटर के लगभग आसपास की रही होगी दोनों की दूरी। और पहले ये अलास्का जो हुआ करता था, पहले रूस का हिस्सा हुआ था। ठीक है, और इन्होंने, रूस वालों ने ये समझ लिया कि यहाँ पे बंजर जमीन है, इसमें कुछ होगा नहीं, यहाँ पे बहुत सारे सैनिक लगे कि बहुत सारा खर्चा होगा, इसलिए इन्होंने इस अलास्का को बेच दिया। और लेकिन आज अलास्का को देखा जाए तो बहुत सारे इसमें खनिज पदार्थ निकलते हैं। इसी अलास्का में बहुत सारे खनिज पदार्थ से भरा हुआ ये अलास्का है, और बहुत अच्छा ये जगह है। ठीक है, इस जगह पे ये मीटिंग होती है, आप देखिए। ठीक है, जब यहाँ पे आते हैं तो इनको मतलब अब तो अमेरिका का हिस्सा हो गया है, तब पुतिन जब आते हैं तो इनका रेड कारपेट स्वागत होता है, दोनों नेताओं के साथ एयरपोर्ट में अभिवादन भी किया जाता है। ठीक है, तो आप ये देखिए, तो इन सब इनकी तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। आजकल तो ये बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही आगे चल रहे हैं, कुछ भी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ है। ठीक है, अगर न्यूज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और नए अगर कोई, अगर इसमें अगर नया कोई पर्सन आता है तो ज़रूर इसको देखें, और देखने के बाद शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, धन्यवाद।